हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व सम पीवाईक्यूज ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें 7 चैप्टर हैं बेसिकली। एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, इवोल्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और अपना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाला। तो बेसिकली 7 चैप्टर हैं, एक एक दो दो तीन तीन, मतलब शायद इनके पीवाईक्यूज हैं इसमें। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसको समझते हैं। जो हमारे पास 21-22 पीवाईक्यूज कुछ हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट हैविंग द जीनोटाइप। ये कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो क्या पूछा गया भाई, कितने टाइप के गैमेट जो है प्रोड्यूस होंगे एक प्लांट के द्वारा जिसका जीनोटाइप ये है हमारे पास। ठीक है, जीनोटाइप दे रखा। तो भाई देखो, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो नंबर ऑफ डिफरेंट गैमेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है भाई, हम नंबर ऑफ डिफरेंट गैमेट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2n, जहां पे n क्या है, एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ हिट्रोजाइगस फॉर्म्स। हिट्रोजाइगस का क्या मतलब होता है, जो डिफरेंट गैमेट्स हो। एक होमोजाइगस टर्म होती है, होती है हिट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब दोनों जाइगोट जो है सेम हो, हिट्रो में जो अलग हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे एक बात बताओ, हिट्रोजाइगस गैमेट कौन सा है एक यहाँ पे, ये स्मॉल बी। तो यानी कि यहाँ पे जीनोटाइप में क्या होगी, एन की वैल्यू 1। ठीक है, क्योंकि एक ही देख पा रहे हो आप, बाकी सारे जो है कैपिटल एक ही है। तो देयर फोर नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे, 2। यहाँ पे एन के प्लेस में हम क्या करेंगे 1, तो 2 यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया 2। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, सी होगा। ठीक है, इट वुड मेक ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। कौन से हो सकते हैं भाई, एक तो हो सकता है ए बी सी, राइट, क्योंकि यहाँ पे ए इसका हो गया, इसका बी हो गया, इसका सी। एक हो सकता है भाई यहाँ पे कैपिटल बी की बजाय स्मॉल बी आ जाए, यानी कि ये 2 टाइप की यहाँ पे क्या है, गैमेट्स की फॉर्मेशन इसमें हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ अ क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग विद 50% डोमिनेंट कैरेक्टर और 50% रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल ए, व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट। तो इसके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा भाई। 2 टर्म होती है, एक होती है भाई जीनोटाइप और एक होती है फिनोटाइप्स। जीनोटाइप हम क्या मतलब, जीनोटाइप का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो उसका गैमेट या जेनेटिक मटेरियल जिसको आप बोल सकते हो, उसके बेस पे जो हम बताते हैं। एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप कैसा होता है भाई, जिसको आप फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली देखकर जिसका हम डिटर्मिनेशन करें। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो, आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अगर हम एक क्रॉस कराएं बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव, कहाँ गया, हाँ, बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस मतलब सिमिलर रिसेसिव, ठीक है, और हिट्रोजाइगस प्लांट के बीच में, तो उसे क्या बोला जाता है भाई, टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। टेस्ट क्रॉस के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। जब टेस्ट क्रॉस किसे बोलते हैं, जब आप होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। देखिए, ये टी है, यानी ये टोल ट्रीज के लिए है, और ड्वार्फ के लिए ये डोमिनेंट हो गया। रिसेसिव यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो होमोजाइगस एक जैसे रिसेसिव जाइगोट्स हैं, इसकी हम, जैसे ये हिट्रोजाइगस होगा TOT, इसके साथ जब हम इसकी क्रॉस करा दे तो उसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इट गिव्स अ रेशियो। तो ये क्या रेशियो देता है भाई, हमेशा 1:1 देता है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में। और मोनोहाइब्रिड मतलब जो एक हाइब्रिड की बात करें, डाई हाइब्रिड यानी 2 हाइब्रिड की बात करें, तो उसमें क्या देता है 1:1:1:1 इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, दिस वन बी। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। जब 50% का हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर और 50% डोमिनेट कैरेक्टर, ऐसे इसका 1:1 नहीं तो हुआ ना यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो जब हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आता है तो उस दौरान उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और टेस्ट क्रॉस को जो यहाँ पे मैच कर रहा है जो सा ऑप्शन, तो ये हमारे पास ये है कि रिसेसिव होमोजाइगस और यहाँ पे हिट्रोजाइगस हमारे पास क्या है, प्लांट्स। ठीक है, इन दोनों का हमने क्रॉस किया तो क्या मिला, हमें टेस्ट क्रॉस मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, जो लाइट रेज एंटरिंग द आई आर कंट्रोल बाय। जो भाई लाइट रेज हमारी आई में, आंखों में एंटर करती है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, मतलब प्राइमली। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका प्यूपिल होता है। ठीक है, देखो
प्यूपिल क्या होता है मैं इसके बारे में बता देती हूँ। इज द ओपनिंग, ये ओपनिंग होता है जो कि क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग एन आई। देखो ये ओपनिंग होती है प्यूपिल आई की, एक ऐसी ओपनिंग होती है भाई जो कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट को फ्रॉम एंटरिंग एन आई। जब लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है, यानी कि आप समझ सकते हो जब ज्यादा लाइट हो, लाइट की इंटेंसिटी हाई हो, लाइट की इंटेंसिटी जब हाई होती है तो वो क्या हो जाती है भाई, इट डिक्रीज इन साइज। जो प्यूपिल है वो साइज में क्या है, डिक्रीज हो जाता है। और जब लाइट की इंटेंसिटी लो होती है तो इट डायलेट्स टू अलाउ मोर लाइट। तो ये डायलेट यानी कि मतलब इंक्रीज हो जाना साइज में, उसको डायलेशन बोलते हैं, ताकि ये अलाउ कर सके ज्यादा लाइट को आई के अंदर एंटर कर सके, टू मेक आई अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, ताकि जो आई है वो ऑब्जेक्ट को देख सके। अब मैं आपको दो एग्जांपल दूंगी। आप बिल्कुल अंधेरे में चले जाओ, अंधेरे में जाओगे तो आपकी जो आई है भाई वो डायलेट हो जाती है। आप खुद कभी देखना कि आप अंधेरे में हो तो आपकी आंखें ना ऑटोमेटिकली जो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो जाती हैं। और आप सूरज की तरफ फेस करो, ठीक है, उसमें लाइट इंटेंसिटी उसकी इतनी हाई होती है आपकी आंखें एकदम बिल्कुल बंद सी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ही फर्क है, जब लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तो प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाता है, और जब लाइट की इंटेंसिटी लो होती है जैसे कि अंधेरे में, उस दौरान जो है प्यूपिल का साइज डायलेट हो जाता है, ताकि ये अलाउ कर सके ज्यादा लाइट को आई के अंदर एंटर करने में, ताकि जो आंख है वो ऑब्जेक्ट को देख पाए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है उसको देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो इंड्यूसेस, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो क्या इंड्यूस करता है। तो भाई पहले इसका करेक्ट ऑप्शन सुनो, इसका करेक्ट ऑप्शन होता है हार्ट बीट। अब सुनो, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है भाई, ये पार्ट होता है, सबसे पहले पार्ट किसका होता है, ये ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का ये पार्ट होता है, ठीक है, जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को। याद रखोगे तीनों टर्म, सिंपैथेटिक, ऑटोनोमिक और इनवॉल्यूंटरली, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक। इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज क्या होती है भाई, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिनको हम अपनी मर्जी से नहीं अंडरगो कर सकते या इंड्यूस करा सकते, उन एक्टिविटीज को बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज ऑफ वेरियस स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स और इंटरनल ऑर्गन जो भी होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप रेगुलेशन या फिर डाउन रेगुलेशन, जो कि सर्टेन फंक्शन का इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन होमियोस्टेटिस। होमियोस्टेटिस का क्या मतलब है, होमियोस्टेटिस मैंने आपको पहले भी कई बार टर्म समझाई कि जो अपने विद इन टेम्परेचर को क्या रख सके, बैलेंस रख सके, ठीक है। एंड इज फाउंड टू इननर्वेट टिश्यूज इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि भाई हाई कह रही हूँ सॉरी, आई, हार्ट, ब्लड वेसल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट्स ग्लैंड, किडनी, स्वेट ग्लैंड, लंग्स एक्सेट्रा। ये हमारे विल में काम थोड़ी करते हैं भाई, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती हैं, यानी कि सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। जो प्राइमरी फंक्शन होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम का, वो क्या होता है कि वो बॉडी को प्रिपेयर करे इन अ कंडीशन ऑफ फ्लाइट और फाइट, ठीक है। यानी कि ये कौन सी कंडीशन होती है भाई, जब एकदम से मतलब कोई भी आप स्ट्रेस की कंडीशन हो, डर की कंडीशन हो, बहुत ज्यादा मतलब काइंड ऑफ ऐसी कंडीशन हो, उस दौरान जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है वो रिलीज करता है दो हार्मोन्स को, एक होता है अपना एड्रेनलिन और दूसरा होता है नॉन एड्रेनलिन। दोनों को ही इमरजेंसी हार्मोन्स बोला जाता है भाई, और दोनों ही फ्लाइट और फाइट वाली जो कंडीशन होती है उसके रिस्पॉन्स में ही रिलीज होते हैं। तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम का सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो बॉडी को प्रिपेयर करता है इस कंडीशन के अगेंस्ट। दस जो एक्सीलरेशन होता है हार्ट बीट का, और इनहिबिशन जो होता है सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड सलाइवा आर फ्यू अमंग द मैनी फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी, ठीक है। ये इनहिबिशन कराता है भाई, इसका सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सलाइवा का, ये इनको सिक्रेट कराता नहीं, मतलब इनको क्या करता है, इंड्यूस नहीं करता, इनहिबिट करता है, ठीक है, एक्सेस में डाइजेस्टिव जूसेस या फिर सलाइवा के सिक्रेशन में। तो मैंने काफी सारी बातें बता दी भाई इसके बारे में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डैश एंड डैश न्यूरॉन हैज वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट। मतलब कौन से, मतलब इसमें भाई हमारा सबसे पहले बायपोलर आएगा, ये समझो। बाइपोलर जो न्यूरॉन होता है, बाई का मतलब क्या होगा भाई, दो। बाइपोलर न्यूरॉन के पास एक एक्सोन होता है और एक डेंड्राइट होता है, एंड इज फाउंड इन कहाँ पे पाया जाता है भाई, जो रेटिना होता है,
ठीक है, एंड फाउंड इन रेटिना, जो आई का रेटिना होता है उसमें पाया जाता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बता देती हूँ, काफी देर हो गई हमको व्हाइट पेन से काम करते, तो थोड़ा सा पेन चेंज कर लेंगे। देखो जो न्यूरॉन्स होते हैं भाई, डिवाइडेड होते हैं 3 मेजर टाइप्स में। कौन से होंगे? एक होता है यूनिपोलर, एक होता है भाई बायपोलर, यूनि का मतलब एक, बाय का 2, और एक होता है भाई मल्टीपोलर। ठीक है, ये 3 टाइप्स में हमारे पास डिवाइडेड होते हैं। यूनिपोलर की अगर मैं बात करूं न्यूरॉन्स की, तो इसके पास क्या होता है, सिर्फ वन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, वन पार्ट ऑफ द, जो न्यूरॉन का सिर्फ एक ही पार्ट इसके पास होता है, वन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, जो कि एक्सटेंड करता है, दैट एक्सटेंड्स अवे फ्रॉम साइटोन, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमा, या फिर सेल बॉडी। ठीक है, सिर्फ एक ही पार्ट होता है। यूनि से याद रखो, ओनली वन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। बायपोलर जो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है, बायपोलर जो मैंने अभी बताया था कि एक इसमें एक्सोन होगा और एक डेंड्राइट होता है। और ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं भाई, ये कहाँ पे, आप ये वर्टिब्रेट्स में नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ इंसेक्ट में पाए जाते हैं। जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनिपोलर जो न्यूरॉन का टाइप होता है वो किस में होता है, इंसेक्ट में होता है, जिसमें कि सिर्फ एक पार्ट न्यूरॉन का होता है, जो कि सेल बॉडी, सोमा या साइटोन जिसको बोल सकते हैं, उससे एक्सटेंड करती है। बायपोलर न्यूरॉन आपको पता चल गया क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भाई, रेटिनल बायपोलर सेल जो होता है, जो रेटिना में पाया जाता है आपका, ठीक है, इसको बायपोलर का एग्जाम्पल हो गया। क्या करता है ये जो बायपोलर, ये रिसीव करता है सिग्नल को, जो फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं भाई, जो सिग्नल को भेजते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, उनसे ये सिग्नल को रिसीव करता है और इन सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है गैंग्लियन सेल के पास, जो क्या कैरी करते हैं, दैट कैरी द मैसेज, जो कि ऑप्टिक लोब जो होता है ब्रेन का, वहां तक उस मैसेज को कैरी करते हैं। क्या प्रोसेस रहा है, अभी मैं आपको न्यूरॉन का एक डायग्राम भी यहाँ पे बना के दिखाऊंगी, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इट रिसीव सिग्नल, ये फोटो रिसेप्टर सेल से जो है सिग्नल को रिसीव करता है, उसको ट्रांसमिट कर देता हूं सिग्नल को गैंग्लियन सेल्स के पास, जो कि कैरी करते हैं मैसेज टू द ऑप्टिक, जो ब्रेन का ऑप्टिक लोब होता है वहां तक। मल्टीपोलर की बात करूं मैं, तो ये क्या कंटेन करते हैं भाई, इनके पास एक्सोन एक होता है, लेकिन डेंड्राइट्स मल्टीपल होते हैं, बट मल्टीपल डेंड्राइट्स। कहां पे पाए जाते हैं भाई, ये भी एग्जांपल याद रखोगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वहां पे मल्टीपोलर पाए जाते हैं, जो कि कंप्राइज करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड को। ठीक है, अब इसको इरेज करके जो है उसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेंगे, जो मैंने अभी यहाँ पे डेंड्राइट्स और एक्सोन बताया। अदरवाइज हो सकता है बहुत से बच्चों को बिल्कुल ही ना पता हो, चैप्टर कभी ना देखा हो कि भाई न्यूरॉन वगैरह क्या होता है, तो थोड़ा सा उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो भाई, क्या हो गया, देखो
देखो भाई, ये हमारे पास बन गई, थोड़ा सा रफ ही बना है पर कोई बात नहीं, समझना ही है। देखो ये जो होते हैं, ये जो बाहर ऐसे निकले होते हैं, मैंने कम बनाया, पर ये होते हैं डेंड्राइट्स, जिसकी मैं बात करी थी, जिसमें मैंने बोला था कि किसी के पास एक डेंड्राइट होता है, किसी के पास एक भी डेंड्राइट नहीं होता, और मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं, लेकिन एक्सोन एक होता है। अंदर होते हैं भाई, अंदर वाले को बोलते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ये जो डॉट डॉट मैंने बनाए हैं, ठीक है। ये होती है पूरी भाई ऊपर वाली सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये अंदर क्या होता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो है भाई अंदर, इसको बोलते हैं स्क्वान सेल्स, ठीक है, स्क्वान सेल्स इसको बोलते हैं। और ये जो अंदर ये ऐसे गई है, इसको बोलते हैं एक्सोन, जिसकी मैं बात करी थी ना, जो एक एक्सोन प्रेजेंट होती है। और इसको बोलते हैं भाई ये होती है हमारे पास, ये जैसे ये है, ये दो हमारे पास स्क्वान सेल्स हो गए, ठीक है, लगातार दो स्क्वान सेल के बीच का जो होता है उसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। ये चीज याद रखोगे यार, इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि भाई नोड ऑफ रेनवियर किसको बोलते हैं भाई, जिसमें कंटिन्यूसली दो स्क्वान सेल्स के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। इसको बोला जाता है भाई, ये जो खाली वाली ये जो होती है दूसरी साइड में, जैसे ये होती है माइलिन शीथ, माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ जो है स्क्वान सेल्स के ऊपर ही होती है, ठीक है। और ये जो लास्ट में होते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल। क्या ये जो हो गई है ऐसे कि इसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल, जो लास्ट में होता है। और ये लास्ट में हमारे पास क्या होता है, ये जो बल्ब सा ऐसा होता है लास्ट में, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या बोला जाता है इसको, सिनेप्टिक नोब। अब थोड़ा सा ये मैं आपको समझा देती हूँ, जो मैंने बातें अभी आपको बताई हैं। देखो, जो यहाँ पे दो टाइप के एक्सोन्स होते हैं भाई, एक्सोन्स कौन से, एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर कौन से होते हैं, जो स्क्वान सेल्स से एनवलप्ड हो। मैंने बताया यहाँ पे स्क्वान सेल्स वाले में क्या है, माइलिन शीथ है, और जिसमें स्क्वान सेल्स नहीं, तो जैसे इनमें नहीं स्क्वान सेल्स, इसको बोला जाता है नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। और जो क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ, ठीक है। जो गैप होता है दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच का, भाई दो एडजेसेंट, यहाँ पे माइलिन शीथ दो एडजेसेंट हैं, तो उसके बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है वो कहाँ पे पाई जाती है भाई, जो स्पाइनल या फिर क्रेनियल नर्व में, या ये भी चीज आप याद रखोगे। एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं, स्पाइनल या फिर क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, इसके एग्जाम्पल होंगे। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात करूं तो ये किससे एनक्लोज होते हैं, एक स्क्वान सेल से, जो कि एक माइलिन शीथ नहीं बनाते अराउंड द एक्सोन। और कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं, ऑटोनोमियस या फिर सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। बेसिकली ये अपना ऑटोनोमियस या फिर सोमेटिक नर्व सिस्टम, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। तो ये भाई हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर था, मतलब बेसिकली इसका एक डायग्राम था जो मुझे आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये ऊपर से कट गया भाई काफी सारा, में काफी बड़ी स्टेटमेंट थी क्योंकि एक मिनट भाई, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। मिल गया भाई। ऊपर क्या था हमारे पास, इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चार स्टेटमेंट थी। ए क्या थी, हाइड्रा में जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसकी कंपोज होती है, मतलब न्यूरॉन से। मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये था ए, ये बी सी डी। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई, कौन सी होगी, ठीक है, इनकरेक्ट बतानी थी हमें। तो देखो ये बिल्कुल ठीक है भाई, हाइड्रा में जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से ही कंपोज होती है। बी हमारे पास है, इंसेक्ट में जो ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है अलोंग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया, अलोंग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरॉन टिश्यू। बिल्कुल ठीक है, न्यूरल टिश्यूज यूनिपोल, ये मैंने बताया था इंसेक्ट में ऑब्वियसली भाई नंबर ऑफ गैंग्लिया न्यूरल टिश्यू क्या था अपना, ये क्या था, यूनिपोलर, ठीक है। एक मिनट भाई पीछे, यूनिपोलर न्यूरॉन हैज सेल बॉडी विद ओनली वन एक्सॉन। बिल्कुल ठीक है भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज, बिल्कुल ठीक है, हमने किया था अभी।
एक्सोन ट्रांसमिट इम्पल्स टुवार्ड्स द सेल बॉडी, गलत है भाई, टुवार्ड्स नहीं होता, सेल बॉडी से, जो सेल बॉडी आगे थी एक्सोन तो उसको पीछे की साइड सिनेप्टिक लोब तक ट्रांसमिट करता है, टुवार्ड्स थोड़ी होता है, उससे अवे, ठीक है, इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी आना चाहिए, यहाँ पे टुवार्ड्स नहीं है। पीछे मैंने आपको डायग्राम इसी वजह से बना के दिखाया था एक्सोन का, सॉरी न्यूरॉन का। तो देखो इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको चारों के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। जो नर्व नेट होता है वो किससे बना होता है भाई, इंटर कनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या है, ब्रेन नहीं होता, लैकिंग अ ब्रेन। तो दीज आर, ये किसमें फाउंड होते हैं भाई, मेंबर्स होते हैं नाइडेरिया के, जैसे कि हाइड्रा, टीनोफोरा और काइनोडर्मेटा। यहाँ पे तो हाइड्रा दिया गया है, इसके प्लेस पे ये भी हो सकता है, तो आप यही आंसर बिल्कुल ठीक होगा, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से बना होता है, लैकिंग अ ब्रेन, ब्रेन नहीं होता। नाइडेरिया जैसे कि हाइड्रा हो गया, टीनोफोरा हो सकता है भाई, टीनोफोरा भी दिया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, काइनोडर्मेटा भी हो सकता है। तो इस सब के लिए करेक्ट स्टेटमेंट होगी। अगर मैं दूसरी बात करूं भाई, जो नर्व नेट होता है ये क्या काम होता है बेसिकली, इसका जो यहाँ पे बात करी जा रही है, ये एक एबिलिटी को प्रोवाइड करता है क्या करने के लिए भाई, टू सेंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको सेंस करने के लिए, थ्रू द यूज ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स, किसकी मदद से, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं नर्व नेट के विद इन, उनकी मदद से, ठीक है। नेक्स्ट है भाई बी पॉइंट, जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास काफी सिंपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है विद अ डोर्सल, एक डोर्सल मतलब पीछे की साइड ब्रेन होता है, जो कि एक वेंट्रल जो आगे की साइड वाली नर्व कोड से क्या होता है, लिंक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है भाई, पेयर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, दो पेयर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया इसके पास होते हैं, जो कि रन्स अलोंग द वेंट्रल, जो वेंट्रल मिड लाइन होती है भाई, ऑब्वियसली मिड लाइन जो होती है उससे रन करते हैं ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थर्ड पॉइंट को देखो, यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन्स के पास ओनली वन पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द साइटोसोम, ये मैंने बताया था, ये कहाँ पे होता है भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इंसेक्ट और एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एक्सोन ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू नर्व टर्मिनल्स या फिर एक्सोन टर्मिनल्स। तो हमारे पास, और ये तो मैंने आपको बता दिया, ऑब्वियसली बना के भी दिखा दिया था, ये तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। जो डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स की, वो कैसे होती है, ये डायरेक्शन भी आप याद रखो। सबसे पहले डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ, उसके बाद डेंड्राइट से सेल बॉडी, उसके बाद कौन, एक्सोन आ गया, और फिर क्या आ गया भाई, एक्सोन के टर्मिनल्स एट द एंड जो मैंने बनाए थे, ठीक है। तो याद रखोगे ये दूर जाता है, अवे, अवे फ्रॉम, ठीक है, एक्सोन ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी नॉट टुवार्ड्स, ठीक है। ये तो ये हमारा क्या हो गया, इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट इज द करेक्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्सिव आर्क का करेक्ट पाथ पूछा है, यहाँ पे क्या होगा। देखो भाई मैं ये अच्छे से आपको समझा देती हूँ। वन अफेरेंट न्यूरॉन, एक जो एफेरेंट न्यूरॉन होता है, विच इज अ रिसेप्टर, जो कि क्या होता है भाई, एक रिसेप्टर होता है, एंड वन डिफरेंट न्यूरॉन, और एक डिफरेंट न्यूरॉन, विच इज एन इफेक्टर टुवार्ड्स, विच इज एन, जो कि क्या होती है, इफेक्टर होती है, टुवार्ड्स, इफेक्टर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आर रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे। अब मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे की आपको एक डेफिनेशन बताई है, इसको समझो। देखो, एक अफेरेंट न्यूरॉन होता है, ठीक है, एक अफेरेंट न्यूरॉन जो विच इज, जो कि क्या माना जाता है, एक रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर माना जाता है, और एक डिफरेंट न्यूरॉन होता है जो कि क्या माना जाता है भाई, इफेक्टर। ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे। जो सेंसरी ऑर्गन होता है भाई, वो एक सिग्नल देता है एफेरेंट न्यूरॉन को, क्या बोला मैंने, क्या बोला भाई मैंने, हाँ, जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो क्या देता है, वो क्या करता है भाई, वो एक सिग्नल देता है एफेरेंट न्यूरॉन्स को, गिव्स अ सिग्नल टू एफेरेंट न्यूरॉन्स को, एक सिग्नल देता है, एंड इट ट्रांसमिट, और वो इसको कहाँ पे ट्रांसमिट कर देते हैं भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सीएनएस के, मतलब किसके द्वारा भाई, डोर्सल रूट गैंग्लियन जो होती है, एज इम्पल्स रिसीव्ड बाय इट, उसके, क्योंकि गैंग्लियन जो होती है उसको रिसेप्टर को रिसीव करती है, तो उसके द्वारा एफेरेंट न्यूरॉन से वो कहाँ पे आ जाता है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में। तो सिग्नल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एंड टू द एक्साइटर, वो कैरी किया जाता है बाय इफेक्ट, वो अपना क्या है, ये इफेरेंट
एफेरेंट न्यूरॉन्स के द्वारा, ठीक है, एंड दस दे फॉर्म, और वो क्या बना लेते हैं भाई, एक रिफ्लेक्स आर्क बना लेते हैं। सो जो करेक्ट पाथवे होता है रिफ्लेक्ट आर्क का, अब यहाँ पे ये हो सकता है ये पूरी जो बात मैंने आपको बताई ये कुछ भी समझ ना आया हो, आपको 1% आया हो या बिल्कुल भी ना आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई जो यहाँ पे पाथवे मैं बता रही हूँ उसको आप याद कर लेना, ठीक है। वो अगर आपको याद हो गया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो, सेंसरी स्टिमुलस से कहा जाएगा जो डेंड्राइट होंगे, जो मैंने डेंड्राइट्स भी आपको बना के दिखा दिया, जो बिल्कुल प्राइमरी से निकले हुए थे, डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा भाई, एक्सोन थे, उसके बाद उसके अंदर क्या थे, एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, फिर ये जाएगा एक्सोन के पास ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, जो कहाँ पे है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑब्वियसली। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, जो डेंड्राइट्स होंगे किसके, मोटर न्यूरॉन के, डेंड्राइट ऑफ मोटर, इसका क्या था ये न्यूरॉन। फिर ये कहाँ जाएगी आगे, डेंड्राइट के बाद क्या आता है भाई, एक्सोन। देखो सबसे पहले तो सेंसरी का काम चल रहा है, ठीक है, सेंसरी स्टिमुलस होगा, वो डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास गया, फिर वो सेंट्री न्यूरॉन के एक्सोन के पास गया, उसके बाद मोटर न्यूरॉन भी तो होंगे भाई जो उसके एक्शन को उस मतलब उसके रिस्पॉन्ड करेंगी उसके अगेंस्ट, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन ही तो होती हैं। तो डेंड्राइट जो होंगे मोटर न्यूरॉन की उसके पास जाएगा, फिर डेंड्राइट से जो एक्सोन होंगे मोटर न्यूरॉन के, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इफेक्टर ऑर्गन, जिसकी वजह से फिर वो एक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एसोसिएशन एरियाज ऑफ, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई अबाउट एसोसिएशन एरियाज ऑफ, एसोसिएशन एरियाज ऑफ ब्रेन, उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी वो बतानी है। पेन नहीं दिख रहा है इसके ऊपर तो लाइट ही लेंगे हम। देखो 4 स्टेटमेंट है, कौन सी करेक्ट होगी, दे आर लार्ज रीजन दैट आर, यहाँ पे आर आएगा, दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी नर मोटर इन फंक्शन, बिल्कुल ठीक है भाई। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, बिल्कुल ठीक है भाई। कंट्रोल सेवरल इमोशनल रिएक्शंस, ये ठीक नहीं है, बोथ ए एंड बी। देखो भाई जो सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है ब्रेन का, वो क्या कंटेन करता है, मोटर, मैं लिख देती हूँ, सेरिब्रल कोर्टेक्स कंटेन करता है मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज, और एक लार्ज रीजन जो कि ना तो क्लियरली सेंसरी होते, याद रखोगे, ना क्लियरली मोटर होते फंक्शन में। इन रीजंस को क्या बोला जाता है भाई, एसोसिएशन रीजन बोला जाता है। इन रीजंस का नाम होता है कहीं पे भी अगर आप अब एसोसिएशन रीजन देखो तो समझ जाना, मतलब है ना वो क्लियरली सेंसरी है ना क्लियरली मोटर फंक्शन, मोटर मतलब मोटर है इन फंक्शन, ठीक है। एसोसिएशन एरियाज बोला जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे कि भाई मेमोरी, कम्युनिकेशन, ठीक है, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो ये हमारे पास जो है एनसीईआरटी की बुक लाइंस के अनुसार करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए और बी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेशन ऑफ सेपल्स या पेटल, सेपल और पेटल एक ही बात होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेशन ऑफ
सेपल्स एंड पेटल्स, वन मार्जिन कवर द, एक मार्जिन जो है वो दूसरे को कवर कर लेता है, और उसका जो मार्जिन है इस कवर्ड बाय, और उसका जो मार्जिन होता है वो पिछले के द्वारा कवर्ड होता है, मतलब कि एक दूसरे कवर्ड। तो भाई इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड होता है भाई जो मतलब एक दूसरे से क्या हो, मतलब कवर्ड हो। देखो एस्टिवेशन समझो, सबसे पहले एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, ये क्या होता है भाई, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, मतलब कि किस प्रकार सेपल्स या पेटल की अरेंजमेंट होती है एक फ्लोरल बर्ड में, उसको बोला जाता है एस्टिवेशन। ठीक है, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, या मतलब जो हमारे वो फूलों के वो होते हैं पंखुड़ी वगैरह, उनकी जैसे जिस प्रकार की अरेंजमेंट होती है उसको बोला जाता है एस्टिवेशन। अब यहाँ पे जो है 4 टाइप की जो है वो अपनी एस्टिवेशंस होती हैं, और वो चारों टाइप्स को मैं आपको बताने वाली हूँ, चारों टाइप। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला हमारे पास है वॉल्विट। इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक मैं चारों का बताऊंगी। जो सेपल्स या पेटल होते हैं वो डू नोट, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, डू नोट ओवरलैप द सेपल और पेटल एट मार्जिन, मतलब कि बिल्कुल अलग अलग होते हैं, मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है किसी एक पेटल की दूसरे के ऊपर। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल कैसे होगा, क्या होगा, एनोना और कैलोट्रोपिस, एनोना कैलोट्रोपिस, ये इसके एग्जाम्पल, आप इसको ए सी से याद रख सकते हो, ए सी। ठीक है, ए सी, एनोना और कैलोट्रोपिस। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूँ ट्विस्टेड की, जिस जो अभी हमने पढ़ भी लिया, हालांकि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था, जो सेपल्स या पेटल होते हैं वो ओवरलैप कर लेते हैं, जो दूसरी सेपल या पेटल होती है उसको ओवरलैप कर लेते हैं, फिर वो पिछली वाली के द्वारा क्या हो गए, ओवरलैप हो गए, फिर वो अगली वाली को ओवरलैप कर लेंगे। काइंड ऑफ ऐसे चलता है, और क्वेश्चन से आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा भाई, एग्जाम्पल याद रखोगे, जैसे हिबिस्कस जो होता है, कॉटन, हिबिस्कस कॉटन, ये इसके एग्जाम्पल होंगे भाई। ठीक है, काफी इजी इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट है इम्ब्रिकेट। इसमें क्या होता है, जो मार्जिन होते हैं सेपल या पेटल के वो ओवरलैप कर लेते हैं वन अनदर बट नॉट इन एनी डेफिनेट रेशियो, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप तो करते हैं लेकिन क्या नहीं होता, एक डेफिनेट रेशियो में नहीं होते, बट नॉट इन डेफिनेट रेशियो, कोई भी डेफिनेट रेशियो नहीं होती इसकी, मतलब डायरेक्शन, सॉरी डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब कोई भी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में उल्टा सीधा कैसे भी हो सकता है। एग्जाम्पल याद रखोगे कौन से होंगे भाई, कैसिया, क्रोटालेरिया, क्रेसिया और क्रोटालेरिया इसके एग्जाम्पल है, यानी कि आप इसको सी स्क्वेयर से याद रख सकते हो, इसको ए सी से याद रख लो, ये हो गया सी एच से याद रख लो भाई इसको। ठीक है, इसको याद रख लो सी स्क्वेयर से, कैसिया और क्रोटालेरिया। ठीक है, और लास्ट हमारा रह गया, वो भी बता देती हूँ इसको रेस करके। इतना इरेज करना बहुत है। नेक्स्ट है भाई वैक्सिलरी। ठीक है, वैक्सिलरी ये टाइप होता है। देखो जो लार्जेस्ट पेटल होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल, स्टैंडर्ड पेटल या जो होता है लार्जेस्ट पेटल, वो ओवरलैप कर लेता है, ओवरलैप द टू लेटरल, जो दो लेटरल जो यानी साइड की जो दो होती हैं, एक जो स्टैंडर्ड पेटल है, दो लेटरल विंग्स को, लेटरल पेटल्स को या विंग जिसको बोल सकते हैं, उनको ओवरलैप कर लेता है, विच इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, जो इन रिटर्न, जो अब ये दो लेटरल पेटल्स को इसने ओवरलैप कर लिया, अब जो दो लेटरल पेटल्स होंगे वो किसको ओवरलैप करेंगे, दो स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स को, एंटीरियर यानी कि जो नीचे की साइड वाले होते हैं, ये इसको उनको क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। एग्जाम्पल याद रखोगे भाई, पी और बीन, ये दो एग्जांपल याद करोगे, यानी बीपी से आप इसको याद रख सकते हो, बीपी, बीन और पी। ठीक है, तो भाई ये जो है मैंने आपको अच्छे से पूरा समझा दिया, मैंने चारों टाइप्स आपको बता दिए हैं एग्जांपल सहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। ये क्या है भाई, फिर से कट गया ये शायद थोड़ा सा। देखो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेसिकली कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है इन चारों में से। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं भाई कौन सी करेक्ट होगी।
फ्रॉम द रीजन ऑफ एलोंगेशन कुछ सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फॉर्म रूट हेयर, गलत है भाई। न्यूमेटोफोर जो होते हैं वो राइजोफोरा में होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एडवेंशियस रूट्स जो होती हैं वो बेनियन ट्री में, बिल्कुल ठीक है। मेज और शुगर केन के पास जो है क्या होते हैं, प्रोप रूट्स, भाई ये गलत है। अब सुनो, अब ये मैं पूरा आपको समझाने वाली हूं। देखो, जो जोन ऑफ एलोंगेशन होता है भाई, जोन ऑफ एलोंगेशन रीजन जो होता है किसी भी रूट का, ऑफ आ रूट, वो कहाँ पे होता है, लाइज बिहाइंड, मतलब जो ग्रोइंग पॉइंट होता है भाई उसके पीछे होता है उसका एलोंगेशन पॉइंट। ग्रोइंग पॉइंट के पीछे एलोंगेशन रीजन होता है रूट का, ठीक है। जो सेल्स होते हैं इस रीजन के वो कैसे होते हैं भाई, न्यूली फॉर्म्ड सेल होते हैं। देखो, एलोंगेशन रीजन के जो भी सेल्स होते हैं भाई वो कैसे होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड जो है वो सेल्स होते हैं, जो लूज करते हैं अपनी पावर ऑफ डिवीजन, मतलब जो अपनी जो पावर ऑफ डिवीजन होती है उसको लूज कर देते हैं। पावर ऑफ डिवीजन को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, खो देते हैं, लॉस, ठीक है। तो दे एलोंगेट रैपिडली, वो क्या करते हैं भाई, रैपिडली एलोंगेट होते रहते हैं। एलोंगेट, देखो डिवीजन का मतलब है कि एक से दो बनना है, एलोंगेशन का मतलब है कि वो ऐसे बढ़ते हैं, उनकी लंबाई बढ़ती है बेसिकली, ठीक है। वो ऐसे बढ़ सकते हैं, ऐसे उनकी एलोंगेशन होती है बेसिकली, ठीक है। तो वो रैपिडली एलोंगेट करते हैं। तो ये इससे क्या होता है, जो लेंथ होती है रूट की वो इंक्रीज होती है। तो जो एक्सटर्नल सेल होंगे जो पजेस करते हैं पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिनके पास ये पावर होती है कि वो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर सके, कहां से, फ्रॉम द सोइल्स, ठीक है। एक्सटर्नल सेल्स के पास होती है पावर। तो जो रूट हेयर जोन होगा रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। जो रूट हेयर जोन यहाँ पे दे रखा है कि भाई रूट हेयर ये किसका, कौन से जोन में होता है भाई, जोन ऑफ, इसको बोलते हैं अपना डिफरेंशिएशन या फिर मैच्योरेशन जोन। क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के प्राइमरी टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं या फिर मैच्योर होते हैं इस रीजन में। क्या बोला मैंने, जो डिफरेंट टाइप के प्राइमरी टिश्यूज होते हैं वो तो या तो वो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं या मैच्योर होते हैं इस रीजन में। तो कुछ जो आउटर सेल होंगे इस जोन के वो क्या करते हैं भाई, लेटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ को, जैसे लेटरल यानी कि ये है तो भाई साइड में ये इसको बोलते हैं लेटरल आउटग्रोथ, साइड में जो हो, इसको क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, ठीक है। जिनको बोला जाता है क्या, रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर कहाँ पे होगा, जोन ऑफ मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन, याद रखोगे, जोन ऑफ एलोंगेशन में नहीं होता। तो और मेज और शुगर केन की जब बात करूँ तो भी करेक्ट है, इनकरेक्ट मैं समझा रही हूँ। मेज और शुगर केन की अगर मैं बात करूँ तो उनके पास क्या होता है भाई, स्टिल्ट रूट होती है, प्रॉप रूट नहीं होती, स्टिल्ट रूट होती है उनके पास। ये रूट के टाइप्स होते हैं भाई, स्टिल्ट रूट्स होती हैं उनके पास, ठीक है। मतलब कि क्या होता है इसमें, ये शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन थिक, मोटे होते हैं, सपोर्टिंग रूट जो बट थिक सपोर्टिंग रूट जो होती है इनकी, जो कि ओब्लिकली मतलब ऐसे तिरछे बल में ये डेवलप होती हैं फ्रॉम बेसल नोड्स, जो स्टेम की नोड्स होती हैं उसे तिरछे बल में ये ऐसे क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन, जो एंडोस्पर्मिक सीड होती है वो कहाँ पे, किस में पाई जाती है इनमें से, तो भी करेक्ट ऑप्शन इसका बार्ले और कैस्टर, दोनों ही करेक्ट है, यानी कि ए और बी दोनों ही यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। देखो, जो फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है एक सीड का उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, याद रखोगे, फूड स्टोरिंग टिश्यू जो होता है ऑफ अ सीड, फूड स्टोरिंग टिश्यू ऑफ अ सीड, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स में इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, फ्लावरिंग प्लांट में एंडोस्पर्म कम बनता है, और मैंने बताया भी था जैसे वो एंडोस्पर्मिक हमारे पास वो बीच में 3n का, हाँ हमारे पास वो भी बनता है एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है। उस फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में पढ़ते हैं भाई हम ये, ठीक है। ये उसमें फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता है, इसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो मोस्ट मोनोकोट में, यानी कि जिसके पास सिर्फ एक ही मतलब कोटिलीडोन होता है, और कुछ डायकोट में जिसके पास दो कोटिलीडोन्स हो, दो का मतलब जैसे ये दो कोटिलीडोन्स हो गए, ठीक है। एक का मतलब जिसके पास सिर्फ एक सिंगल कोटिलीडोन हो, ठीक है। तो इनमें क्या होता है भाई, जो फूड है वो रिजर्व रहता है किसमें, एंडोस्पर्म में, तो उनको क्या बोलते हैं हम, एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। सिंस ये कंटेन करते हैं एल्ब्यूमिन, मतलब एल्ब्यूमिन होता है जो इनका लेफ्ट ओवर होता है, उनको बोला जाता है एल्ब्यूमिनियस सीड, जिसके एग्जांपल याद रखोगे एल्ब्यूमिनियस सीड के, जैसे सीरियल्स वगैरह हो गए, सीरियल्स, कैस्टर, बीन, कोकोनट, रबर,
ये सारे किसके एग्जाम्पल है भाई? एल्ब्यूमिनियस सीड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और जैसे मतलब और मेजोरिटी ऑफ डाइकोट सीड्स की बात करूं जिसमें आता है पी, ग्राम, बीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, और कुछ मोनोकोट सीड होते हैं जिसमें आते हैं ऑर्चिड्स और सेगिटेरिया। इन सब में जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम्ड हो जाता है सीड डेवलपमेंट के दौरान, और फूड स्टोर होता है कोटिलीडोन्स में, और भी जो रीजंस होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनियस सीड्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एंडोस्पर्मिक सीड का बार्ले और कैस्टर दोनों ही आएगा, ठीक है। पी वगैरह जो होते हैं ये किस में होता है भाई? इसमें ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसमें जो वो है एंडोस्पर्म इनका, वो ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन पूरा वो हो जाता है, यूज हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास बी जो है करेक्ट ऑप्शन में नहीं है, बार्ले और कैस्टर जो है करेक्ट है। भाई क्या है हमारे पास यहाँ पे? वट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है मैन की, उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। क्या है, क्या होता है? देखो देखो, जो होमो इरेक्टस होते हैं भाई, मैं पहले थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ, इसका करेक्ट ऑर्डर में बता दूंगी, ठीक है। वो आपको एज इट इज याद रख लेना, किसी भी ट्रिक के जरिए जैसे भी मैं बता दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। होमो इरेक्टस जो है भाई वो एग्जिस्टेड, वो 1.5 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, होमो इरेक्टस, ठीक है। उसकी 3 नॉन सब स्पीशीज थी भाई, होमो इरेक्टिस की 3 नॉन सब स्पीशीज। कौन सी? जावा मैन, पैकिंग मैन, और एक थे भाई हमारे पास हीडलबर्ग मैन, ठीक है। ये तीनों थी कौन सी होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे। 3 नॉन सब स्पीशीज थी, जावा मैन, पैकिंग मैन, हिडलबर्ग मैन, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी की मैं बात करूं, पैकिंग मैन की अगर मैं क्रेनियल यानी जो माइंड की कैपेसिटी की बात करूं, वो कितनी थी? 1050 सीसी, इतनी थी। हिडलबर्ग मैन वॉज इवोल्व एज अ, हिडलबर्ग मैन कैसे इवोल्व हुए थे भाई? एज अ रिजल्ट, मतलब was evolved as a branch from main line of evolution, जो मेन लाइन थी इवोल्यूशन की, उस दौरान ये इवोल्व हुए थे। एंड गोट एक्सटिंक्ट आफ्टर सम, और कुछ ही टाइम के बाद ये क्या हो गए थे? एक्सटिंक्ट भी हो गए थे, यानी लुप्त भी हो गए थे, ठीक है। कौन? हिडलबर्ग मैन। पैकिंग मैन की मैंने बता दिया आपको क्या थी, इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी 1050 सीसी, याद रखोगे। उसके बाद होमो इरेक्टस के बाद भाई क्या आए? होमो इरेक्टस के बाद हमारे पास आए होमोसेपियंस, ठीक है। इवोल्ड हैविंग, इसकी भी 3 नॉन सब स्पीशीज हैं। कौन सी भाई? एक है निंदरथेल निंडरथेल मैन, ठीक है, जो कि लिव्ड, मतलब ये मान लो 1 लाख और या फिर 40,000 ईयर्स बैक ये रहते थे। एंड इनका ब्रेन साइज था 1400 सीसी, ठीक है, इतना था इनका ब्रेन साइज, ठीक है। इस इतने टाइम पहले ये एग्जिस्ट करते थे। दूसरे क्या क्या है भाई? क्रो मैग्नन, ठीक है, क्रो मैग्नन मैन, ये इवोल्व हुए थे 50,000 और से लेकर 10,000 साल पहले तक, और इनके पास मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी थी 1650 सीसी की, क्रो मैग्नन के पास। उसके बाद तीसरी कौन सी थी भाई? मॉडर्न मैन, जो मॉडर्न मैन है। फिर हमारे पास आते हैं मॉडर्न मैन, जो कि इवोल्व हुए थे कब? मतलब इवोल्व बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो, पहले मतलब इतने साल पहले इसके बीच में ये इवोल्व हुए। और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 1450 सीसी की। मैंने यहाँ पे आपको 2 बातें बताई हैं। मैंने एक बताया है होमो इरेक्टस और एक बताया है होमोसेपियंस। होमो इरेक्टस करीबन 1.5 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे, जिनकी 3 नॉन सब स्पीशीज थी, ये 3, जावा मैन, पैकिंग मैन, हिडलबर्ग मैन। होमोसेपियंस की बात करें, जो कि अब हम कहलाते हैं, इसमें भी 3 नॉन सब स्पीशीज थी। इसकी निंदरथल मैन, जिसकी 1400 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी थी। फिर आता है क्रोमैग्नन मैन, जिसकी मैक्सिमम आपसे पूछी जा सकती है किसकी थी, तो क्रोमैग्नन की थी। होमोसेपियंस की एक सब स्पीशीज है, 1650 सीसी की इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। फिर आते हैं भाई मॉडर्न मैन, जिनकी कितनी है भाई? 1600, इसकी कितनी है? 1450, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक ऑर्डर बताने वाली हूँ इसका।
देखो सबसे पहले क्या था, मैंने आपको बताया पैकिंग मैन, फिर था हिडलबर्ग मैन, फिर था भाई नीथनमेल, नींडरथैलमैन कुछ काइंड ऑफ क्या है ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है भाई, ठीक है। वैसे तो वो आपको पूरा पता चल गया होगा, लेकिन जो हमारे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे यही करेक्ट है, क्रो मैग्नन मैन, ठीक है। ये जो है हमारे पास आती है सबसे पहले, ये तीन थी, उस तीन में से एक जो है हमारी जावा वाली वो ऑप्शन में दे नहीं रखी, अगर वो दे ही होती तो सबसे ऊपर वो आती, दे रखी होती तो फिर पैकिंग मैन थी, फिर हिडलबर्ग मैन थी, फिर आती है भाई नींडरथैलमैन थी, उसके बाद क्रो मैग्नन थी, उसके बाद हमारे पास क्या था मॉडर्न, जो आप मॉडर्न ह्यूमन जो भी है, ठीक है, क्या थी वो अपना मॉडर्न मैन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होती है इसका एक करेक्ट ऑर्डर है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का, किसकी, मैन की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का। तो ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, चारों में से कौन सी होगी। तो भाई ये होमोलोगस नहीं होते ह्यूमन बर्ड्स हैं, ये एनालोगस होमोलोगस हैं, ये भी गलत है, यानी कि हमें करेक्ट बतानी, करेक्ट हमारे पास ये होती है डी फ्लिपर जो होते हैं पेंगुइन और डॉल्फिन के, वो कैसे होते हैं एनालोगस। अब एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं ये समझो, जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, ओरिजिन तो भाई इनका डिफरेंट होगा, लेकिन एनाटॉमिकली ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन ये परफॉर्म द सेम, लेकिन फंक्शन इनका सेम होता है, परफॉर्म द सेम फंक्शन, मतलब कि ओरिजिन डिफरेंट लेकिन फंक्शन कैसा होता है भाई इनका सेम होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल इसका कौन सा हो सकता है, जो फ्लिपर होते हैं पेंगुइन के और डॉल्फिन के, ये मॉडिफाई हुए थे फ्रॉम उनके फोर लिम्ब से मॉडिफाई हुए हैं, लेकिन सिंस देयर लीनिएज इज डिफरेंट, इन दोनों की लीनिएज यानी इनका जो लिंक है वो अलग है दोनों का, ठीक है, लेकिन हैंस देयर फोर लिम्ब पजेस, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इनके फोर लिम्ब में। आप देख लो भाई जो डॉल्फिन के जो वो होते हैं फ्लिपर और पेंगुइन के, कितना फर्क है दोनों में, ठीक है, लेकिन जो पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर होते हैं दोनों अपने यूज्ड देयर फ्लिपर्स वो स्विमिंग के पर्पस के लिए यूज करते हैं, देयरफॉर इट आल्सो शोज, तो एनालॉगस का दूसरा कन्वर्जेंट भी इसको बोला जा सकता है। मैंने इवोल्यूशन चैप्टर के भाई अलग से पीवाईक्यूज करा रखे हैं, वहां पे मैंने अच्छे से समझाया रखा है ये चीज, ठीक है, और अलग से इवोल्यूशन चैप्टर भी करा रखा है, तो वहां पे मैंने बताया था कि भाई ये जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं ये कन्वर्जेंट और एनालॉगस एक ही बात है भाई, जिनका डिफरेंट ओरिजिन होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। अब दोनों ये अपने फ्लिपर्स का यूज स्विमिंग के पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के और इंसेक्ट के, वो भी किसके एग्जाम्पल है, एनालॉगस के। जो फर्स्ट है ना विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये भी एनालॉगस का एग्जाम्पल है, ना कि होमोलोगस का, ठीक है। होमोलोगस की बात करो बिल्कुल अपोजिट होता है भाई, इसमें होमोलोगस कौन से होते हैं भाई, ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन्स विच हैव सेम एनाटॉमिकल ओरिजिन, इनका एनाटॉमिकल ओरिजिन जो है सेम होता है, बट परफॉर्म, लेकिन फंक्शन कैसे होते हैं भाई, डिफरेंट फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फंक्शन कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि भाई ह्यूमन का हैंड और जो विंग्स होते हैं बैठ के, दोनों का एनाटॉमिकली ओरिजिन देखे तो सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शन जो है बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, फ्रॉम द फोर लिम्स, बट दे परफॉर्म टू डिफरेंट फंक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट टाइप इवोल्यूशन। और होमोलोगस का दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, डाइवर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट भाई हमारे पास जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, उसको क्या बोला जाता है, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन होता है को एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट एक एंजाइम का, उसको बोलते हैं को एंजाइम। देखो ये याद रखना है एज इट इज, को एंजाइम लूजली अटैच्ड, को एंजाइम क्या होते हैं भाई, लूजली
अटैच्ड कॉम्प्लेक्स नॉन प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स नॉन प्रोटीन और लो मोलिकुलर वेट के थर्मोस्टेबल यानी हीट स्टेबल ऑर्गेनिक ग्रुप होता है जो कि रेडली सेपरेट हो जाते हैं एपो एंजाइम से। ठीक है, बेसिकली क्या है, नॉन जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे हम आप। टर्म एज जो है इसका यूज किया जाता है किस केस में भाई, इसका यूज किया जाता है नोमेनक्लेचर, जो एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर में। ऑब्वियसली भाई जैसे कि डीएनए है, तो डीएनए का अगर हमको एंजाइम के नोमेनक्लेचर करना है तो उसको हम क्या लिखते हैं, डीएनए। आरएनए की क्या लिखते हैं, आरएनए प्रोटीन के एंजाइम को लिखते हैं प्रोटीएजेस। ठीक है, जैसे लिपिड होता है उसको क्या लिखते हैं, लाइपेजेस। तो ये क्या होता है भाई, नोमेनक्लेचर के लिए यूज किया जाता है, एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर के लिए हम इसका यूज करते हैं। डोक्लेक्स ने 1883 में इंट्रोड्यूस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। यूजुअली एंजाइम नेम एंड होते हैं विद सफिक्स, जो हमारे पास क्या है, एज। ठीक है, जो ऊपर दे रखा, टू द नेम ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि लैक्टेज एक्ट करता है लैक्टोज पे, जैसे लैक्टोज की मैं बात करूं जो होता है उसके लिए एंजाइम क्या होता है, लैक्टेज। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, इसके नाम पे ये एज। ठीक है, पीछे सफिक्स यूज करते हैं हम इसके लिए। नेक्स्ट है भाई हमारे पास जीन थेरेपी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज जीन थेरेपी। देखो, इन जीन थेरेपी जो नॉर्मल जीन्स होते हैं भाई, जीन थेरेपी में जो नॉर्मल जीन्स होते हैं उनको इंसर्ट किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल या फिर एम्ब्रियो में टू टेक ओवर द फंक्शन, ताकि जो मतलब देखो, जीन थेरेपी में जो नॉर्मल जीन्स होते हैं उनको हम इंसर्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल या एम्ब्रियो में, ताकि वो जो जीन हमने ट्रांसफर किए हैं उसके फंक्शन उसके अंदर आ सके, और जो भी नॉन फंक्शनल जीन है उसके लॉस को कंपनसेट किया जा सके। ये टेक्निक का यूज किया जाता है टू प्रिवेंट और क्योर डिसीज, मतलब डिसीज को क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन के रिप्लेसमेंट के लिए एक हेल्दी और नॉर्मल फंक्शन जीन से इसको रिप्लेस कर दिया जाता है जो फॉल्टी जीन होता है। ठीक है, इसके उसमें और डिसीज के प्रिवेंशन में, उसके क्योर में जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे ऊपर कटा हुआ, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी, एक मिनट भाई, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बतानी है फॉर द यूज ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट, मतलब किसके प्रोटीन प्रोडक्ट के यूज के केस में, जो कि ऑब्टेन होता है बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि हमें क्या है, मिलता है। तो भाई इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इनकरेक्ट बताना है। देखो, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का यूज किया एम्फीजिमा, बिल्कुल ठीक है भैया, आप रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए होंगे। ठीक है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर यूज किया जाता है वाउंड हीलिंग में, ये क्या लिख दिया मैंने, वाउंड हीलिंग में, बिल्कुल ठीक है भाई, प्लेटलेट डिराइव्ड, और उसमें कैल्शियम जो होता है उसका मेजर रोल होता है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, इसको जो हीलिंग में, वाउंड हीलिंग में यूज किया वो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर, कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन बोला जाता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और क्लोटिंग फैक्टर जो सबसे मेन होता है वो कैल्शियम होता है। ह्यूमिलिन इज एन एंजाइम यूज फॉर डिसॉल्विंग ब्लड क्लोट्स, ये गलत है भाई, ह्यूमिलिन नहीं होता वो एंजाइम। एंटी हीमोफाइलिक ग्लोबुलिन इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, इम्पेयर्ड इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है बेटा सेल्स में, ये ह्यूमिलिन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ भाई, जो इनकरेक्ट है उसका मैं समझा रही हूँ आपको। इम्पेयर्ड इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है इन बेटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास के बेटा सेल्स में, उसकी जैसे एक कंडीशन होती है, लीड्स टू एन कंडीशन कोल्ड, जिसका क्या नाम होता है भाई, डायबिटीज मेलिटस। कौन सी कंडीशन होती है भाई इसकी वजह से, डायबिटीज मेलिटस। भाई जो आपको पता है, इंसुलिन के ओवर सिक्रेशन या फिर लो सिक्रेशन की वजह से काफी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, और इंसुलिन जो है पेनक्रियास की बीटा सेल्स में सिक्रेट होता है, तो उसके इम्पेयर्ड इंसुलिन की प्रोडक्शन की वजह से एक कंडीशन होती है डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो जो बोवाइन
और एक होता है मेरे पास पोर्साइन इंसुलिन। इसका यूज किया जाता है डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। बोवाइन और क्या होती है दूसरी, पोर्साइन इंसुलिन। ठीक है, इनका जो कंपोजिशन होता है वो स्लाइटली अलग होता है ह्यूमन इंसुलिन से। हैंस जो पेशेंट है वो क्या डेवलप करता है भाई, एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसर्चर्स ने प्रोड्यूस किया ह्यूमिलिन। क्या प्रोड्यूस किया भाई उन्होंने, ह्यूमिलिन प्रोड्यूस किया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके 1983 में। एली लिली जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने 2 डीएनए की सीक्वेंस बनाई कोरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, यानी 2 चेन्स ह्यूमन इंसुलिन की और भी, और उसने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया प्लास्मिड में। कौन से प्लास्मिड में, PBr322। और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म कहाँ कर दिया, एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई, और जो ई कोलाई उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इंसुलिन की चेन बनाने के लिए। जो सीक्वेंस थी ए और बी चेन की वर लिंक्ड विद द LEC-Z जीन, वो LEC-Z जीन एक नाम का जीन है, उसके साथ लिंक हो गई और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया PBr322 में। तो ह्यूमिलिन का जो यूज है वो डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन को क्योर करने के लिए किया जाता है, ना कि ब्लड क्लॉट को डिसोल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो है इस वजह से ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, वेक्टर यूज्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ cDNA ऑफ एडिनोसाइन डीअमाइनेज इनटू पेशेंट लिवर, वो कौन सा वेक्टर है भाई जिसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है वो वेक्टर रेट्रोवायरस बोला जाता है भाई उसको। देखो इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय अ नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन, उसको बोला जाता है जीन थेरेपी, जो मैंने अभी बताया था। एंड इज ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप की होती है भाई जीन थेरेपी, एक होती है भाई सोमेटिक और एक होती है जर्म लाइन। ठीक है, एडिनोसाइन डीअमाइनेज जो होता है ADA, ये जो डेफिशिएंसी होती है किसकी वजह से होती है, कैन लेड टू, इसकी वजह से क्या हो सकता है भाई, सेवरल कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज हो सकती है, यानी कि SCID। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सेवरल कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज हो जाती हैं। रेट्रोवायरस जो होता है इसका यूज किया जाता है फॉर डिलीवरिंग cDNA ऑफ एडिनोसाइन डीअमाइनेज इनटू लिम्फोसाइट। रेट्रोवायरस एक ऐसा वेक्टर होता है भाई जिसका यूज किया जाता है कि जो cDNA होते हैं उसको एडिनो डीअमाइनेज के लिम्फोसाइट में उसको क्या करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, यानी लिम्फोसाइट कौन से होंगे भाई, सोमेटिक सेल होते हैं पेशेंट के। SCID क्या होता है, ये जो मैंने बताया, ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन होती है भाई, बेसिकली एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है इस डिसीज की वो क्या होती है कि जो इसमें इन्फेंट होता है, यानी कि जो बिल्कुल इन्फेंट शिशु होता है, लैक द 2 प्राइमरी लिम्फोसाइट वो लैक करता है, एक B और एक T लिम्फोसाइट, जो कि भाई इम्यून रिस्पॉन्स से इंटरलिंक होती है, जो कि क्या बनाती है, एक इंटरग्रिल पार्ट बनाती है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का। ऑब्वियसली जो मैं बता रही थी, हैज जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा वो इम्यूनोलॉजिकली कंप्रोमाइज्ड होगा, यानी उसका इम्यून सिस्टम काफी वीक होगा, जो कि प्राइम टारगेट बन सकता है न्यूमरस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब इजीली इम्यून रिस्पॉन्स भाई अगर वीक है किसी भी इंसान का तो उसके ऊपर इजीली अटैक हो सकता है किसी भी पैथोजन, ठीक है, डिसीज कोजिंग पैथोजन का, वो इजीली किसी भी बीमारी की चपेट में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, बीटी टॉक्सिन हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट, मतलब किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो है ये बीटी टॉक्सिन का यूज किया जाता है। ठीक है, वो बताना है। तो भाई इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होता है, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में है, कोलेप्टेरॉन्स, सिलेप्टेरेंस या फिर डैप्टेरेंस और लेपिडोप्टेरेंस। ठीक है, लेपिडोप्टेरेंस, डैप्टेरेंस और सिलेप्टेरेंस, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, मतलब इसके पास ये एबिलिटी होती है। बीटी टॉक्सिन जो कॉमनली यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस GM क्रॉप, जो कि किल कर देती है सेंट्रल मतलब सर्टेन इंसेक्ट को, जैसे कि डैप्टेरेंस, सिलेप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस जो है। बीटी टॉक्सिन जीन को क्या बोला जाता है भाई, क्राई जीन भी बोला जाता है। ठीक है, बीटी टॉक्सिन जीन का नाम क्राई जीन भी होता है। ठीक है, जो कि आइसोलेट कहाँ से आइसोलेट किया गया है, बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस के अंदर से, और उसको इंट्रोड्यूस किया गया है कॉटन, कॉर्न, राइस,
पोटैटो, टमाटो, सोयाबीन के प्लांट के अंदर, जहां पे ये अनकोड करता है फोराटॉक्सिन, जो कि प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को इंसेक्ट से, मतलब जैसे कि बोलवर्म्स, कोन बोरर से इनको प्रोटेक्ट करता है। देयर आर नंबर ऑफ सच, मतलब ऐसे नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, काफी जीन्स है, जैसे कि प्रोटीन जो एनकोड करता है बाय जीन CRY1AC, ठीक है, और एक है CRY2AB, ये कंट्रोल करते हैं किसे, दोनों कॉटन बोलवर्म को, याद रखोगे कॉटन बोलवर्म को, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉटन बोलवर्म और जो CRY1AB होता है, ये दोनों तो कॉटन, उसको कॉटन बोलवर्म को, और CRY1AB जो होता है ये किसके अगेंस्ट, कोर्न बोरर, ठीक है। दिस टॉक्सिन एग्जिस्ट इन एन, ये टॉक्सिन जो है एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉक्सिन, ठीक है। क्या बोला मैंने भाई, ये जो टॉक्सिन होता है ये इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है प्रोटॉक्सिन, लेकिन जो इनएक्टिव फॉर्म होती है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब इसको इंसेक्ट की गट के अंदर एक अल्कलाइन पीएच यानी फेवरेबल पीएच इसको मिल जाता है, उस दौरान ये एक्टिव हो जाती है, जो इसके क्रिस्टल्स होते हैं उसको सोलेबलाइज कर लेती है। तो ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म होती है टॉक्सिन की, ये उनके मिड गट जो होती है एपिथेलियल सेल की, वहां बाइंडिंग कर लेती है और वहां पे पोर्स क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की क्या है भाई, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसका क्या, बीटी टॉक्सिन का, ठीक है। बेसिकली ये पहले इनिशियली जो है इनएक्टिव फॉर्म में होती है, उसके बाद जो है ये उसके मिड गट में जाते हैं, जब इसको कोई भी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो ये क्या हो जाती है, एक्टिव फॉर्म में, और उसको किल कर देती है। नेक्स्ट है भाई आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। मोर देन 230 एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 900, यही इनकरेक्ट है भाई, ठीक है, इनकरेक्ट सबसे पहले यही है हमारे पास, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस रिकॉग्नाइज, ये बिल्कुल ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ये पहला बिल्कुल फ्रॉम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक है भाई, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, जो बाइंड किसके साथ बाइंडिंग करती है भाई, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ, और क्लीव इट एट, और स्पेसिफिक साइट से उसको क्या करती है भाई, कट करती है। डिफरेंट जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो डिफरेंट सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है। मोस्ट टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो रिकॉग्नाइज करती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, जो कि 4, 5 या 6 बेस पेयर की होती है लेंथ में। टू डेट मोर देन 900 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है भाई डिस्कवर कर चुके हैं हम, 230 जो है किसमें से, स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये उल्टा हो गया, 900 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मोर देन फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ये होना था करेक्ट, ठीक है, बस और बाकी ठीक है ये। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the gene of interest is inserted at the BAMH1 site in PBR322, जो recombinant plasmid है will वो कैसा होगा भाई, recombinant plasmid will not grow, वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा किस पे, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। क्या मतलब है भाई इसका, देखो PBR322 जो होता है भाई, इसके पास जीन्स होते हैं फॉर रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट भाई, 2 एंटीबायोटिक्स होती है, एक होती है टेट्रासाइक्लिन और एक होती है एम्पिसिलिन, ठीक है। PBR322 जो है इसके पास जीन्स होते हैं फॉर रेजिस्टेंस, किसके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, 2 एंटीबायोटिक्स होती है, एक टेट्रासाइक्लिन और एक एम्पिसिलिन। जो ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का, एंड अ वैरायटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर क्लोनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, काफी सारी रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं क्लोनिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स की, ठीक है, जो कंटेन करती है थ्रू क्लीवेज विद अ स्पेसिफिक एंजाइम, जो एक स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू क्लीवेज करती है, यानी कट वगैरह। फॉरेन डीएनए जो है इंसर्ट किया जाता है एट अ साइट, एक साइट पे, जो कि कहां पे लोकेटेड होती है, वन ऑफ द 2 जीन्स, तो इन दोनों जीन्स में से कहीं एक पे जो है फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जाता है फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट इट विल इनएक्टिवेट, सो दैट ये इनएक्टिवेट कर दे किसको, उन दोनों में से, दोनों रेजिस्टेंस जीन में से किसी एक को इनएक्टिवेट कर दे। प्लास्मिड PBR322 में जो जीन कन्फरिंग रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं AMPR, ठीक है, वो कौन सा होता है, कैन बी इंटरप्टेड बाय, वो कब कैसे इंटरप्ट किया जा सकता है, अगर हम उसमें डीएनए फ्रेगमेंट का इंसर्शन कर दें इनटू PST1। ये एक भाई आपके जो इस चैप्टर में एक डायग्राम है इससे रिलेटेड, वो आपको पूरी वो याद रखनी है, ठीक है, वो ऐसे पूरी साइड्स दे रखी है, यहाँ पे हिंड 3 होता है, ये जो वेक्टर है यहाँ पे ये वाली साइट है, ये साइट है, वो साइट याद रखनी है आपको, ठीक है। और जो जीन कन्फरिंग रेजिस्टेंस होती है टेट्रासाइक्लिन के लिए, उसको इंटरप्ट किया जाता है बाय इंसर्शन ऑफ अ डीएनए
फ्रेगमेंट इनटू BAMH1 साइट। तो अगर हम लाइगेट कर दे यानी जोड़ दे फॉरेन डीएनए को BAMH1 साइट पे टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस जीन की PBR 322 में, तो जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो कभी भी टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं करता। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारे जो PYQs थे वो फिनिश हो गए। मैंने काफी डिटेल में आपको क्वेश्चन समझाए हैं, उम्मीद है आपको भाई समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।